नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीवर ओवरफ्लो की समस्या सुलझाने के लिए सीनियर आईएएस अधिकारियों को आतिशी ने जारी किए निर्देश। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को एक पत्र लिखा है, जिसमें आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में सीवर ओवरफ्लो के मुद्दे को उठाया है। आतिशी ने अपने पत्र में इस मुद्दे को हल करने के लिए मुख्य सचिव को वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा है। जल मंत्री ने पत्र में बताया कि उन्हें शहर के कई हिस्सों से सीवर ओवरफ्लो को लेकर शिकायतें मिल रही है। उन्होंने कहा, सीवर ओवरफ्लो की समस्या से पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है, जिसका तुरंत समाधान नहीं किया गया तो गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा हो जाएगा। सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, राउत रेवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ाई। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया था। 23 साल पुराने मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के आदेश। यूपी के सुल्तानपुर की एक अदालत ने 23 साल पुराने एक केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप सांडा समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस से इन सभी को 28 अगस्त तक पेश करने को कहा। ये मामला 19 जून 2001 का है। नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप सांडा समेत कुछ लोगों ने बिजली, पानी और अन्य जन समस्याओं को लेकर आंदोलन किया था। बिजली की बदहाल व्यवस्था के विरोध में इन सभी ने फ्लाईओवर के पास धरना प्रदर्शन किया था। कल तक कविता की शराब घोटाले मामले में जमानत याचिका पर जवाब दाखिल कर सकती ईडी। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर ईडी कल तक सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। जांच एजेंसी की तरफ से मंगलवार को इस बात की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय में दी गई। इस मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी और सीबीआई की तरफ से जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के सामने पक्ष रखा। चोरी छिपे भारत में दाखिल हुए 3 बांग्लादेशी पुलिस ने दबोचा। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट और भारी हिंसा के बाद भारत ने बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी। इसके बावजूद घुसपैठ की नाकाम कोशिशें लगातार जारी हैं। 3 बांग्लादेशी युवक चोरी छिपे भारतीय सीमा में दाखिल हो गए रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि वे किसी काम के सिलसिले में चेन्नई जाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने तीनों को बांग्लादेश पुलिस के हवाले कर दिया। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में होने जा रहे राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए बताया कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। वहीं हरियाणा से किरण चौधरी, बिहार से मनन कुमार मिश्र, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, उड़ीसा से ममता मोहंता, त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य जी और असम से मिशन रंजन दास एवं रामेश्वर तेली को उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली की सदर बाजार में ट्रैफिक जाम से परेशान व्यापारियों ने पुलिस को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। एशिया की सबसे बड़ी और प्राचीन दिल्ली स्थित सदर बाजार मार्केट में जाम लगना आम बात हो गई है। यहाँ 40,000 से ज्यादा दुकानें और 83 से ज्यादा मार्केट एसोसिएशन ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने आज फेडरेशन के सदस्यों ने मीटिंग की। इसमें ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर मदन मोहन सहित अनेक अधिकारी भी पहुंचे थे। आज भारत बंद का आह्वान, जाने क्या खुलेगा और कौन सी सेवाएं रहेंगी ठप। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं। इसमें सवाल यह है कि भारत बंद क्यों बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिसका दलित संगठन विरोध कर रहे हैं। दलित संगठनों की क्या मांगे हैं। संघ लोक सेवा आयोग में लेटरल एंट्री क्यों सवालों के घेरे में है। भीषण तनाव के बीच भारत पहुंचे जापान के रक्षा मंत्री। अब होगा चीन का हिसाब किताब। चीन की दुश्मनी सिर्फ भारत से नहीं, कई देश उसकी हरकतों से परेशान है। बीजिंग साउथ चाइना सी के पूरे हिस्से पर दावा ठोकता है। वह सरहदों को मानने से इनकार कर देता है। ताकत के दम पर दूसरे मुल्कों की जमीन हथियाना चाहता है। लेकिन अब चीन को घेरने के लिए जापान, फिलीपींस, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम सब साथ आ रहे हैं। अब जापान के रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा और विदेश मंत्री
कामिकावा युगो 2+2 वार्ता के लिए भारत में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग में चीन से निपटने का प्लान तैयार होगा। वक्फ मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह को राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ निचली अदालतों में लंबित कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसमें अमानतुल्लाह खान को समन जारी किए गए थे, जिनका पालन इन्होंने नहीं किया था। हालांकि अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है और सुनवाई की अगली तारीख 28 अक्टूबर तय की है। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग याचिका को पीआईएल मानकर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने संबंधी मांग वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट जनहित याचिका की तरह सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को जनहित याचिका माना जाना चाहिए। बता दें कि स्वामी ने अपनी याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग पर गृह मंत्रालय को निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की है। वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने की अपील, सुकेश ने केजरीवाल केस का हवाला। कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहने के दौरान अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की गुहार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की ओर से दाखिल की गई रिट याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया। जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर रिट याचिका पर निर्देश जारी किए। इससे पहले जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। दिल्ली में 2014 के बाद बने लाखों मकानों पर तोड़फोड़ का खतरा। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद एक और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी की सक्रियता नजर आने लगी है। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद राजधानी में जून 2014 से अनधिकृत कॉलोनियों में हुए अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अवैध निर्माण पर सुनवाई करते हुए निगम से अब तक दिल्ली में अवैध निर्माण और उस पर कार्रवाई का जो विवरण मांगा था, उससे निगम द्वारा एकत्रित किए जा रहे आंकड़ों से बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की जानकारी सामने आ सकती है। फाइलों में धूल फाक रहे अवैध निर्माणों की सूची जल्दी हाईकोर्ट में होगी। इस पर आने वाले समय में कोर्ट निर्णय कर सकता है। दिल्ली में 530 करोड़ रुपए में बन रहा अनोखा पार्क, एक तरफ बनारस तो दूसरी ओर दिखेगा पटना की झलक। जीवनदायिनी गंगा के किनारे बसा पटना हो या बनारस, दोनों शहरों की सांस्कृतिक समृद्धि यदि आपको राजधानी दिल्ली में महसूस करनी हो तो बस कुछ महीने और इंतजार कर लें। द्वारका सेक्टर 20 में बन रहे भारत वंदना पार्क में आपको एक तरफ बनारस के सुंदर घाटों के किनारे विराजे बाबा विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, तो चंद कदमों की दूरी पर यही पर्वतों से घिरे केदारनाथ मंदिर भी दिख जाएगा। करीब 200 एकड़ के प्रांगण में आपको यहां संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक समृद्धि के दर्शन हो जाएंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से हुक्का की बिक्री, हाईकोर्ट का केंद्र को आदेश। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हुक्का और इसके प्रकारों की बिना किसी स्वास्थ्य चेतावनी की कथित अवैध बिक्री के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा है कि वह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर हुक्का और इसके प्रकारों की बिना किसी स्वास्थ्य चेतावनी के कथित अवैध बिक्री के मुद्दे पर 3 महीने में उचित आदेश पारित करे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता जगत मित्र फाउंडेशन ने अधिकारियों से संपर्क किए बिना ही जनहित याचिका दायर की। यदि वह अधिकारियों की ओर से लिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उचित कार्रवाई दायर करें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार से विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। अगले 2 माह तक बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर नए मतदाताओं को जोड़ने जो अन्यंत्र चले गए हैं उनका नाम मतदाता सूची से हटाने का काम करेंगे। साथ ही मतदाताओं की संख्या के हिसाब से मतदान केंद्रों की पहचान भी की जाएगी। बताते चले कि दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव भी होना है। राजधानी के मतदाताओं के सर्वे के साथ नई मतदाता सूची भी तैयार करनी है। इसके तहत यह अभियान 20 अगस्त से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद मतदाता सूची का डाटा तैयार किया जाएगा। बारिश में खुली प्रशासन की पोल, दिल्ली में कई जगह धंसी सड़क। राजधानी दिल्ली में बारिश ने शासन प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। कभी सीवर के मेन हॉल में लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं तो कहीं नालों में गिरकर लोग डूबकर अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं बारिश ने सड़कों को बीमार कर दिया है। जगह जगह गड्ढों से सड़कों का बुरा हाल है। कहीं सड़क धंस रही है तो कहीं सड़क ही उखड़ गई है। यह स्थिति दिल्ली के हर इलाके की है। सर्वाधिक खराब स्थिति भारी दिल्ली व पश्चिमी के साथ दक्षिणी दिल्ली की है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता MK मलिक से इस पर पक्ष मांगा गया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया।
दिल्ली में कई बड़े मॉल और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त के बाद कई बड़े मॉल और मैक्स सहित कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मैक्स हॉस्पिटल में मंगलवार सुबह 5 बजे ईमेल पर धमकी दी गई। वहीं स्टाफ ने 10 बजे के आसपास मेल देखा तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड पहुंची। बेसमेंट और ओपीडी एरिया में जांच पड़ताल की। फिलहाल कहीं कुछ नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ईमेल पर दिल्ली के 2-3 अस्पतालों के साथ ही देश के 150 से अधिक अस्पतालों को धमकी दी गई है। पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी को इनवाइट किया था। यूक्रेन ने 1991 में अलग देश बनने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। मोदी यूक्रेन से पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। एम्स के न्यूरोसर्जन ने घर में किया सुसाइड। पुलिस ने दवाओं की शीशियां और सिरिंज की बरामद। राष्ट्रीय राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 34 वर्षीय न्यूरोसर्जन ने दक्षिणी दिल्ली स्थित अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि गुजरात के राजकोट निवासी राज घोनिया की मौत संभवतः दवाओं की ओवरडोज के कारण हुई है, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली के गौतम नगर इलाके में स्थित उनके घर से दवाओं के इस्तेमाल की हुई शीशियां और सिरिंज मिली है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। हालांकि घोनिया ने इसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट हुई दिल्ली। एम्स ने निर्धारित किए बेड। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मंकी पॉक्स के लिए 5 बेड निर्धारित किया। सफदरजंग को रेफरल अस्पताल बनाया गया है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस है जिसके लक्षण अतीत में चेचक के रोगियों में देखे गए लक्षणों के समान होते हैं, हालांकि चिकित्सीय रूप से कम गंभीर होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है, जिससे आगे प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने, तेजी से पहचान करने और कई कड़े संक्रमण नियंत्रण उपायों की आवश्यकता होती है। विनेश फोगाट के लिए गांव वालों ने मिलकर जुटाया इनाम। मिला 1000 गोल्ड मेडल से भी ज्यादा कीमती तोहफा। विनेश फोगाट का हरियाणा के चरखी दादरी जिले में उनके अपने गांव बलाली में खुले हाथों से स्वागत किया गया। उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से वहां पहुंचने में 12 घंटे से ज्यादा का समय लगा। भले ही विनेश बाहर हो गई हों और कोई पुरस्कार ना जीत पाई हों, लेकिन उनके गांव वालों ने उनके लिए इनाम इकट्ठा किया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गांव ने एकजुट होकर गेट ऐप विनेश के लिए पुरस्कार की रकम जुटाई। छोटे बड़े सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर अपनी ओर से योगदान दिया, जिसमें गांव के चौकीदार की ओर से 100 से लेकर फौजी भाईचारा समूह के सदस्यों की ओर से 21,000 तक की रकम शामिल था। अब भारत में ही चकाचक होंगे वायुसेना के महाबली। वर्षों बाद उड़ान भरेंगे Mi-26 हेलीकॉप्टर। देश की वायुसेना को Mi-26 हेलीकॉप्टरों की मदद फिर से मिलेगी। वर्षों से जमीन पर खड़े Mi-26 हेलीकॉप्टरों को फिर से उड़ान भरने लायक बनाया जा रहा है। Mi-26 हेलीकॉप्टर अपने जमाने का महाबली रहा है। सेना इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सैन्य टुकड़ियों और साजो सामान को ढोने के लिए किया करती थी, लेकिन पुराना पड़ जाने के कारण ये हेलीकॉप्टर्स वर्षों से ग्राउंडेड है। सरकार और सेना ने फैसला किया कि अब ग्राउंडेड Mi-26 हेलीकॉप्टरों की बड़ी पैमाने पर रिपेयरिंग की जाएगी। इसमें रूस के इंजीनियर मदद करेंगे। दिल्ली एनसीआर में फिर बिगड़ेगा मौसम। आईएमडी का अलर्ट जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास फिर से मौसम खराब होगा और मूसलाधार बारिश होगी। इसके लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा इन इलाकों में आज और कल भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। बड़ा खुलासा। नौकरी के लिए भटक रहे 8,07,000 ग्रेजुएट। राज्य के करीब 1,02,000 इंजीनियर, 1,05,000 पोस्ट ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है। इनमें प्रदेश के 16,000 एमबीए धारक, 3600 डॉक्टर और बीडीएस डिग्री लिए युवा सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। राज्य में 8,07,000 ग्रेजुएट युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। सरकार ने साल 2022 में 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था। अब इसे पूरा करने के लिए 4 साल है। हालांकि इसके बाद भी बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होने वाली है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।